हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एक बार फिर से एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आधुनिक भारत का इतिहास की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने बात किया सबसे पहले कैसे किन कारणों से यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं। हमने इसमें देखा यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले आने का क्रम था पुर्तगालियों का। तो आखिर वो कौन कौन से कारण रहे जिनके कारण से पुर्तगाली आते हैं, जिसमें दो प्रमुख कारण हमने बात की थी, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। आज हम बात करेंगे पुर्तगालियों के प्रमुख गवर्नर्स की। कौन कौन से ऐसे पुर्तगाली गवर्नर हैं जिन्होंने पुर्तगालियों को भारत में मजबूती प्रदान की है या पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा जो है, इसे हिंदी में अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा जो ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत आता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये पहला गवर्नर है जो पुर्तगाली गवर्नर है जो भारत आया है। ठीक है, जब ये भारत आता है तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी अडॉप्ट करता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में आपको बता दूं, पुर्तगालियों का ये मानना था कि ये समुद्र के स्वामी हैं और इस हिंद महासागर के क्षेत्र पर ये अपना एकाधिकार समझते थे। इस कारण से इस हिंद महासागर के क्षेत्र में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों में फ्रांसिस्को डी एल्मीडा ने जो नीति अपनाई थी, उस नीति को हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी। तो ध्यान रखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों की देन है। सबसे पहले भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो फ्रांसिस्को डी एल्मीडा ने यूज किया था। अब सिंपल सी बात है, जब हम पुर्तगाली हिंद महासागर और अरब सागर के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए यहाँ पर ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर बाकी दूसरी शक्तियाँ भी हैं, जैसे अरब के लोग हैं, मिस्र हैं, भारतीय शासक हैं, गुजरात के शासक हैं, भारतीय मुगल बादशाह हैं, तो इनके बीच आपस में संघर्ष होगा। तो इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष हैं। एक तो है 1508 में चौल का युद्ध। इस चौल के युद्ध में पुर्तगाली जो हैं ये युद्ध में पराजित होते हैं और अल्मीडा का बेटा जो है ये भी इसी युद्ध में मारा जाता है। 1509 में एक युद्ध हुआ था, दीव का युद्ध। दीव के युद्ध में मुस्लिम संयुक्त वेड़ा यहाँ पर संघर्ष करता है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो जैसे अरब व्यापारी हैं, ठीक है, दूसरे क्या कहते हैं यहाँ के भारतीय शासक हैं, उन सब की संयुक्त सेना जो है पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ती है। दीव के युद्ध में पुर्तगाली जीतते हैं और इसके बाद ये दीव पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो फ्रांसिस्को डी एल्मीडा 1505 से लेकर 1509 तक ये भारत का गवर्नर जनरल बन के रहता है और इसके बाद यहाँ पर एक नया गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अगला गवर्नर जनरल हम देखेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बारे में आपको बता दूं, ये बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था, बहुत ही अच्छी इसकी पॉलिसीज थी, जिन्होंने पुर्तगाली सत्ता के इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। ठीक है, एक होता है वास्तविक संस्थापक और एक होता है संस्थापक। तो हम जब बात करेंगे पुर्तगालियों में, तो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन रहा है? तो भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1509 से 1515 तक का जो समय है ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क का है। इसे हम भारत में वास्तविक संस्थापक के रूप में देखते हैं। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली सत्ता का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा हम इसे ये जो है, अब वास्तविक संस्थापक है तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। ठीक है, काम क्या किया? इसने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया।
कोचीन को राजधानी बनाने के अलावा पुर्तगालियों को पावरफुल बनाने के लिए इसने कुछ और भी काम किए हैं। जैसे एक तो ये भारत में पुर्तगाली कॉलोनियों को बढ़ाने के लिए भारतीय मुसलमानों को बहुत तंग किया करता था। मुसलमानों को तंग करने के अलावा बाकी जो दूसरे धर्म के लोग थे उनको भी बहुत परेशान किया करता था। ठीक है, जब पुर्तगालियों ने भारत पर ये आते हैं, गोवा में अपनी कॉलोनी वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट करते, तो यहाँ बहुत सारे मंदिरों को, बहुत सारे मस्जिदों को तोड़ा जाता है। तो इस तरीके से ये रिलीजियस जो है भारतीयों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। इस कारण से बाद में यही इनके पतन का कारण होता है। दूसरा, इन्होंने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को जबरदस्ती छीन लिया। बाद में यही गोवा इनकी प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनता है। ठीक है, 1510 में गोवा छीनने के बाद 1511 में इन लोगों ने आपका मलक्का जो है आपका इंडोनेशिया वाले रीजन में आप देखेंगे मलक्का स्ट्रेट है, तो मलक्का पर ये अधिकार कर लेते हैं। और 1515 में फारस की खाड़ी में एक क्षेत्र है होर्मुज, तो ये होर्मुज पर भी अधिकार स्थापित कर लेता है। ठीक है, इसको एक छोटे से मैप से हम समझ लेते हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो इधर हम देखते हैं आपका ये मलक्का, दूसरी ओर अगर हम इधर जाते हैं तो यहां आपको देखने को मिलता है फारस की खाड़ी के पास होर्मुज, गोवा और मलक्का। इन तीनों क्षेत्रों पर अरब हिंद महासागर के इन तीनों प्रमुख क्षेत्रों पर इनका एकाधिकार स्थापित हो जाता है, इनका कंट्रोल हो जाता है, जिस कारण से ये साउथ ईस्ट एशिया और अरब के बीच का जो व्यापार था उस पर ये अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। और इस नियंत्रण को स्थापित करने के लिए एल्बुकर्क ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी जिसे हम बोलते हैं कार्टस आर्मेडा कैफिले सिस्टम। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि कार्टस आर्मेडा कैफिले सिस्टम किसका है, तो ये पुर्तगालियों का सिस्टम था। पुर्तगालियों का सिस्टम क्या था ये वास्तव में, तो हिंद महासागर में होने वाले समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इन लोगों ने एक परमिट देना शुरू किया। परमिट कैसा, समुद्र के थ्रू व्यापार करने के लिए आपको पुर्तगालियों से एक परमिट लेना होगा। उस परमिट में इन्होंने आर्माडा यानी कि जो आर्म्ड शिप्स हैं, बंदूकधारी जो एक जहाज का दल था, उसका एक काफिला ये आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि अरब सागर में होने वाले या हिंद महासागर के रास्ते से होने वाले व्यापार पर ये आपको सुरक्षा मुहैया कराएं। इवन उस समय पर जो मुगल बादशाह हुआ करते थे उन लोगों ने भी यहाँ पर कार्टस पे किया है और पुर्तगालियों का सहयोग यहाँ पर समुद्री व्यापार पर पाया है। तो इस तरीके से अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की सत्ता को मजबूत किया। साथ ही साथ स्थायी पुर्तगाली कॉलोनी बसाने के लिए इसने अपने लड़कों को ये तक कह दिया था कि आप भारतीय महिलाओं के साथ संबंध स्थापित करें, उनके साथ शादी करें और बच्चे पैदा करें, जिससे कि पुर्तगाली कॉलोनियों का भी विकास हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीयों के धार्मिक और उनके जो सामाजिक जो मूल्य थे उनके खिलाफ भी ये काम करते हैं। इसके अलावा गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाने वाला पुर्तगाली गवर्नर जनरल है अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये दो प्रमुख गवर्नर जनरल हो गए, एक तो एल्मीडा, दूसरा आपका फ्रांसिस्को डी एल्मीडा और अल्बुकर्क हो गए, अल्फांसो अल्बुकर्क। तीसरा है नूनो डी कून्हा, तीसरा पुर्तगाली गवर्नर है नूनो डी कून्हा। नूनो डी कून्हा जो है, अभी हम लोगों ने देखा था राजधानी कोचीन है, तो कोचीन से गोवा राजधानी स्थानांतरित करने वाला पुर्तगाली गवर्नर नूनो डी कून्हा है।
ठीक है, तो आपको केवल इन्हीं 3 प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर्स के बारे में याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं, हमने बात की थी कार्टाज आर्मेडा सिस्टम की, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि कार्टाज क्या है। कार्टाज एक ट्रेड परमिट था जो कि इंडियन ओशन के रास्ते से होने वाला जो व्यापार है उसको अनुमति देता है। ठीक है, आर्मडा जो है एक बहुत बड़ा काफिला है जिसमें बंदूकधारी या जो सैन्य गश्ती दल होता था जो कि जहाज़ों की, व्यापारिक जहाज़ों की रक्षा किया करता था। तो ये पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस किया था। यहीं पर हम एक छोटी सी और बात देखते हैं मुंबई के बारे में। मुंबई जो है 1661 में, पहले ये पुर्तगालियों के अधीन में था। 1661 के पहले 1661 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। पुर्तगाली राजकुमारी है कैथरीन ब्रिगेंजा और ब्रिटिश का राजकुमार है चार्ल्स। इन दोनों की शादी होती है और इस शादी के बाद 1661 में मुंबई जो है ये ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है, चार्ल्स को दहेज में दे दिया जाता है। अब आपको पता है कि दहेज की चीज़ों की ज़्यादा कीमत नहीं होती है, लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। ठीक है, और दहेज पहले भी चला करता था, हालांकि आज दहेज लेना एक गुनाह है। ठीक है, तो आप लोग मत लीजिएगा। लेकिन पुर्तगालियों ने दहेज में बम्बई दे दिया। देखो, बहुत बड़ा दिल था इनका। उसके बाद 1668 में दहेज का जो सामान उसकी कीमत ना समझ पाने के कारण ब्रिटिश क्राउन या बोल सकते हैं चार्ल्स ने 1668 में मुंबई को दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुंबई को अब ये दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितने में? 10 पाउंड पर ईयर, इतना इसका किराया था। वार्षिक 10 पाउंड प्रति वर्ष किराए पर मुंबई को दे दिया गया। बाद में मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया गया और 1687 में यही मुंबई अंग्रेजों के लिए प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनता है। और अब 1687 में अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत से मुंबई स्थानांतरित हो जाता है। तो ये मुंबई की एक कहानी है छोटी सी, जिसको आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मुंबई के साथ क्या हुआ था और किसने क्या किया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है कई एग्जाम्स में कि मुंबई को अंग्रेजों को किसने दिया था, तो ध्यान रखेंगे पुर्तगालियों ने दिया था। वर्चस्व रहा है। अब जब कोई विदेशी शक्तियां कहीं जाती हैं तो अपने साथ कुछ चीजें भी ले जाती हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा है, आखिर पुर्तगालियों से हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्चुगीज, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके योगदान की। तो हमने इनसे जहाज निर्माण की कला सीखी है। भारत में जहाज निर्माण का विकास पुर्तगालियों के आगमन के बाद ही होता है। दूसरा हमने इनसे सीखी है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है। पहली बार 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जिसमें भारतीय आयुर्वेद को इन्होंने भारतीय आयुर्वेद की एक पुस्तक छापी थी। गोवा के पादरियों ने ही मिलकर भारतीय आयुर्वेद की एक पुस्तक यहाँ पर छापी थी। इसके अलावा यांत्रिक घड़ी का इंट्रोडक्शन भारत में पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों से हमें कुछ प्रमुख खाद्यान्न चीज़ें भी मिलती हैं, खाने वाली चीज़ें भी मिलती हैं। आप उसे कैसे याद रखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है खाने वाली पुर्तगालियों ने दी है हमें। तो एम कोफ्ता में, इसे आप मलाई कोफ्ता भी बोल सकते हैं। मलाई कोफ्ता में एम का मतलब है मक्का या इंग्लिश में कहेंगे मेज। ला का मतलब होता है लाल मिर्च या रेड चिली। के का मतलब है काजू, कैज्यू। ओ का मतलब है ऑरेंज यानी कि संतरा। पी का मतलब पपीता, पाइनएप्पल। ये सब पुर्तगालियों की देन है। टी का मतलब है टोबैको, तंबाकू। और ए से आलू। आप पी में भी इसको पढ़ सकते हैं पोटैटो, या आप बोल दें आलू हिंदी में। तो ये एक नेमोनिक्स है जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं कि पुर्तगालियों की देन क्या क्या रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं गोथिक कला शैली
स्थापत्य की गोथिक कला शैली का विकास भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया है। स्थापत्य की एक कला होती है जिसको हम कला एवं संस्कृत वाला चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम डिटेल में देखेंगे। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस है, इस और आपका क्या कहते हैं मुंबई मद्रास का जो हाई कोर्ट है, वहाँ पर जो वास्तुकला शैली, स्थापत्य कला शैली का उपयोग किया गया है वो है गोथिक कला शैली, जो कि पुर्तगालियों की ही देन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं पुर्तगालियों का योगदान। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत छोटा सा पॉइंट समझते हैं कि आखिर ये जो कंपनियां आती हैं उन कंपनियों के आने और जाने का क्या क्रम रहा है, उन कंपनियों के इस्टेब्लिशमेंट का क्रम क्या रहा है। तो इसको हम नेमोनिक टेक्निक्स के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पर बहुत चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आने का क्रम, जाने का क्रम, सीक्वेंस ऑफ डिपार्चर और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक याद रखेंगे PD BDF। P का मतलब है पुर्तगाली, D का मतलब है डच, B स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश, नेक्स्ट D स्टैंड्स फॉर डेनिश या डेनमार्क, और F का मतलब है फ्रेंच। तो ये इनके आने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, डेनमार्क आते हैं और फ्रेंच के लोग आते हैं। अब हम बात करते हैं जाने के सीक्वेंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको डेनमार्क के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बाकी पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच इनके बारे में अगर हम देखते हैं तो जो पुर्तगाली सबसे पहले आए हैं ये सबसे बाद में जाएंगे। बाकी D और B यानी सेकेंड और थर्ड नंबर पे जो आने वाले हैं उनके जाने का सीक्वेंस भी ऐसा ही है, सेकेंड और थर्ड। तो दूसरे नंबर पर गए डच, तीसरे पर गए आपके ब्रिटिश। फ्रेंच को ब्रिटिश और पोर्चुगीज के पहले कर दें, बीच में कर दें। तो 1759 में एक चिनसुरा या बेदरा, बंगाल में एक स्थान है बेदरा, बेदरा के युद्ध में जो डच हैं ये पूरी तरीके से पराजित होते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी के डंडे से डरकर ब्रिटिश जो है वो भाग जाते हैं भारत छोड़कर। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रीजनिंग हम लगा देंगे, +7 और +7 ऐड करते जाएंगे। तो 1954 में फ्रेंच जाते हैं और 1961 में पोर्चुगीज जाते हैं, पुर्तगाली चले जाते हैं। तो ये इनके जाने का क्रम है। अब हम अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट में आपको ब्रिटिश और डच में एक्सचेंज कर देना है, यानी कि डच की जगह पर ब्रिटिश आ जाएंगे, ब्रिटिश की जगह पर डच आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको कोई सीक्वेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, फिर ब्रिटिश कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, फिर डच कंपनी का, देन डेनमार्क कंपनी का और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कंपनियों के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उनसे संबंधित कुछ जो और बातें हैं इसको भी हम अपने आगे की वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए पुर्तगालियों में इतना ही। आगे हम डच कंपनी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा डेनमार्क की कंपनी के बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं कि डच कंपनी क्या थी, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उनको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखते हैं डच। इन्हें हॉलैंड या नीदरलैंड भी बोलेंगे तो कोई ज्यादती नहीं है, ठीक है, सब एक ही हैं। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि डच, हॉलैंड या नीदरलैंड तीनों क्या हैं, एक ही हैं, ठीक है। हेग इनकी राजधानी थी। डच कंपनी की जो स्थापना है 1602 ईस्वी में होती है, ठीक है। ये कैसी कंपनी है?
ये एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। ज्वाइंट वेंचर कंपनी यानी कि आप बोल सकते हैं ये जैसे आज सेंसेक्स में कंपनियां लिस्टेड होती हैं उस तरह की ये कंपनी है। ठीक है, जो आईपीओ वगैरह इशू करते थे तो एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड टाइप की कंपनी है। ठीक है, जब ये भारत आती है तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ये भी बाकी यूरोपीय कंपनियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर स्थापित की। इनकी जो दूसरी फैक्ट्री है ये पोतोपल्ली में स्थापित की जाती है। इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री पोतोपल्ली नामक स्थान पर स्थापित की और 1610 में ये पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, गोल्डन पैगोडा कॉइन्स की मिंटिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है गोल्डन पैगोडा कॉइन्स की मिंटिंग या उनकी छपाई किसने की है, तो ये ध्यान रखेंगे डच कंपनी के लोगों ने गोल्डन पैगोडा कॉइन्स की मिंटिंग की है। ठीक है, दूसरा जो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तो बंगाल में भी एक कंपनी अपनी स्टैब्लिश करते हैं, तो बंगाल में इनकी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होती है, तो 1627 में डचों ने बंगाल के पीपली नामक स्थान पर बंगाल में पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की। इसके अलावा बंगाल में चिंसुरा नामक एक स्थान है, वहां 1653 में इन्होंने एक किले का निर्माण कार्य शुरू किया। इस किले को हम बोलते हैं गुस्तावुस फोर्ट। आपसे पूछ सकता है कि गुस्तावुस किला किससे संबंधित है, तो ये डचों से संबंधित है। कहाँ बनाया गया है, बंगाल में। बंगाल में कब बनाया गया, 1653 में। किसने बनवाया है, डचों ने बनवाया है। ठीक है, इन्होंने भारतीय मसाला व्यापार को प्राथमिकता तो दी, लेकिन भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले भी डच हैं। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको नई ऊंचाइयां और व्यापार की वस्तु या बोल सकते हैं निर्यात की वस्तु बनाने वाले डच ही हैं। और इस तरीके से ये भारतीय सूती कपड़ा उद्योग को बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और उस भारतीय कपड़े की डिमांड जो है यूरोपीय क्षेत्रों में बढ़ जाती है। तो कपड़ा या सूती वस्त्र उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने वाले कौन, डच कंपनी के लोग थे। 1759 में मीर जाफर ने डचों को बुलाया कि अंग्रेजों को बंगाल से भगा दिया जाए, और 1759 में डचों का अंग्रेजों के साथ बेदरा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है और इस युद्ध में डच जो हैं वो अंग्रेजों से पराजित होते हैं और उसके बाद डच यहाँ से भाग कर चले जाते हैं इंडोनेशिया। तो इस तरीके से डचों की कहानी यहीं तक होती है, डच की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। 2 लाइन आप यहाँ पर डेनिश के बारे में समझ लें कि डेनिश क्या है। हम देखते हैं कि ये भी क्या है, यूरोपीय कंपनी है। ठीक है, जो डेनमार्क से आई है। ठीक है, 1616 में इसका स्थापना किया गया था और जब ये भारत आते हैं तो भारत में ट्रैंकोबार, तमिलनाडु में एक क्षेत्र है ट्रैंकोबार, ये इनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनता है। और बंगाल में 1676 में सेरामपुर, इसी को आप श्री रामपुर भी बोल सकते हैं। श्री रामपुर को ये अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र बंगाल में बनाते हैं और 1845 में अपना सब कुछ बेचकर अंग्रेजों को दे देते हैं और भारत छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख 3 कंपनियां हैं जो अभी तक भारत में आ चुकी हैं। उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है।
आगे की वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नई अपडेट्स नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।